अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। एक ऐसा चेहरा जिसने दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। ये चेहरा एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए है जिसे समझने की कोशिशें पिछले 500 सालों से की जा रही हैं। मोनालिसा, ये अकेले पेंटिंग अपने में ही सैकड़ों राज छुपाई हुई है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज हम इस पेंटिंग से 500 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाएंगे और मोनालिसा के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जो यकीनन आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 10। 2003 में अमेरिकन उत्तन डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था, दा विंची कोड। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा हो या फिर इसी नोवेल पर बनी ये फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। फिल्म्स में दिखाया गया है लियोनार्दो दा विंची की पेंटिंग्स में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो बुक की शुरुआती पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने ये दावे किए थे कि हालांकि वो ये मानते हैं कि उनकी ये बुक एक फिक्शन है, लेकिन बुक में जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सच है और इसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। डैन ब्राउन की बुक की शुरुआत में ही एक पेज आता है जिस पर टाइटल लिखा है फैक्ट, और यहाँ भी डैन ब्राउन वही दावा कर रहे हैं। इस बुक और फिल्म दोनों का ही ईसाइयों ने काफ़ी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बुक हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। इसमें ईसाई धर्म के बारे में जो कहा गया है और यूरोपियन आर्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है सब गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डैन ब्राउन की थ्योरी में हल्का सा भी सच नहीं है। समय समय पर ऐसे दावे होते रहे हैं कि दा विंची की पेंटिंग्स में सच में सीक्रेट कोड छुपे हुए हैं। 2010 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो वेंचांती ने यह दावा किया कि मोनालिसा की आंखों पर बहुत ही छोटे अक्षर छिपे हैं जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा ही देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मोनालिसा की राइट आई पे LV लिखा है, जिसका मतलब लियोनार्दो दा विंची हो सकता है, और लेफ्ट आई पे शायद CE या फिर B लिखा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, सिल्वानो कहते हैं उन्हें भी नहीं पता। नंबर 9। बहुत से लोग ये मानते हैं कि दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था, क्योंकि मोनालिसा की जो शुरुआती रेप्लिका हैं जो दा विंची के समय के ही दूसरे पेंटर्स ने बनाई थी, उनमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं, जबकि ओरिजिनल पेंटिंग में पिलर की सिर्फ ऐश नज़र आती है। तो हो सकता है कि किसी ने पेंटिंग को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया हो। लेकिन कुछ आर्ट हिस्टोरियन से कहते हैं कि ओरिजिनल मोनालिसा को किसी ने ट्रिम नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मोनालिसा की रेप्लिका बनाई थी उन्होंने अपनी तरफ से इस पेंटिंग में पिलर ऐड किए हैं। नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस चले गए थे। वो मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहाँ अपनी पेंटिंग पर काम करते रहे। 1519 में दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद मोनालिसा को दा विंची के एक स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। ये कहा जाता है कि सलाई ने ये पेंटिंग किंग फ्रांसिस्को को बेच दी। इसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस में पैलेस ऑफ फॉन्टेनब्लो में रखी गई और फिर किंग लुइस ने इसे पैलेस ऑफ वर्साई में भेज दिया। इसके बाद 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मोनालिसा को पेरिस के लूवर म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक ये वही रखी है। नंबर 7। इटली पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी ये पेंटिंग उनके देश में वापस आ सके। इटली के बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि मोनालिसा को चुराया गया था, न कि फ्रांस के राजा ने इसे खरीदा था। फ्रांस की सरकार इसे वापस ना लौटाने के 2 कारण बताती है। पहला तो ये कि पेंटिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी है, बहुत ही नाजुक है, इसीलिए इसे कहीं भी ले जाना सही नहीं है। दूसरा, फ्रांस की सरकार ये कहती है कि हमने इसे खरीदा था, तुम भी खरीद लो। नंबर 6। फ्रांस किसी भी कीमत पर मोनालिसा को कभी बेचेगा ऐसा नहीं लगता,
क्योंकि हर साल लूवर म्यूजियम में 1 करोड़ लोग आते हैं और उनमें से 80% लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं। लेकिन अगर फ्रांस इसे बेचने को राजी हो भी गया तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में इसकी कीमत को देखते हुए मोनालिसा को खरीदने की हिम्मत कोई करेगा। अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख 50 हज़ार रुपये बनते हैं। नंबर 5, 1530 में किंग फ्रांसिस ने डिसाइड किया कि मोनालिसा उनके बाथरूम की दीवार पर सही रहेगी और किंग फ्रांसिस ने इस पेंटिंग को अपने बाथरूम की दीवार पर लगवा दिया। बदकिस्मती से मोनालिसा को कई साल राजा के बाथरूम में बिताने पड़े और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि मोनालिसा कई सालों तक एक बाथरूम में रही तो स्टीम की वजह से पेंटिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। नंबर 4, दा विंची ने मोनालिसा पर 16 साल काम किया और इसके बावजूद भी वो इस पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाए। जो बात दा विंची को दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट बनाती है वो ये कि उन्हें अपने काम को लेकर हद से ज़्यादा पागलपन था। उन्होंने अपने लिए काम किया, वही किया जो उनका दिल चाहता था। ऐसा नहीं है कि दा विंची को अपनी पेंटिंग बेचकर पैसा कमाने की ज़रूरत थी इसीलिए उन्होंने अपने लिए काम किया। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी लेकिन जितना वो अपने काम से दूसरों को संतुष्ट करना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहते थे। वो अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहते थे। यही वजह है कि मोनालिसा पर इतने साल काम करने के बावजूद भी और इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने के बावजूद भी उनकी नज़र में वो अधूरी ही थी। नंबर 3, 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूएस भेज दिया, वहाँ के म्यूजियम्स में प्रदर्शित करने के लिए। 3 हफ्तों के लिए इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड्स का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान इतनी लंबी लाइन लगती थी कि इस पेंटिंग की सिर्फ एक झलक पाने के लिए एक व्यक्ति को 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। नंबर 2, मोनालिसा पर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमें तो यह एक मामूली पेंटिंग लगती है, हमें तो इस पेंटिंग में कुछ खास नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सचमुच बेहद खास पेंटिंग है और यकीनन दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंग है। मोनालिसा से पहले जो पोर्ट्रेट बनते थे वो सिंपल प्रोफाइल होते थे और काफ़ी अवास्तविक लगते थे। अब आप मोनालिसा के पोज को देखो, ये फ्रंट फेसिंग है और कितना वास्तविक लगता है। दा विंची के बाद बहुत सारे पेंटर्स ने उनके स्टाइल को कॉपी किया। एक बात पर ध्यान देना, इस पेंटिंग में ये औरत किस कदर जिंदा लग रही है, मानो अभी बात करने लगेगी। ये काम दा विंची ने एक रेयर टेक्निक से पॉसिबल किया था जिसे स्मॉटो कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि कलर्स को एक दूसरे में इस तरीके से ब्लेंड कर दिया जाता है कि ब्रश के निशान और आउटलाइन को देख पाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इस पेंटिंग में यह औरत इतनी जीवित और रहस्यमयी नज़र आ रही है। दा विंची ने एक और प्रिंसिपल का यूज़ किया था। उन्होंने इमेज को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए बैकग्राउंड से डिटेल गायब कर दी, सो बैकग्राउंड काफ़ी विविड नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी आंखें रियल लाइफ में लैंडस्केप देखती हैं। अगर आप दा विंची के पहले के पेंटिंग्स को देखोगे तो उनमें आपको जितनी डिटेल फ्लोर ग्राउंड्स पर दिखेगी उतनी ही बैकग्राउंड पर दिखेगी। इसीलिए ये दूसरी पेंटिंग सुंदर तो हैं, डेकोरेटिव हैं, लेकिन बच्चों के किताबों की इलस्ट्रेशन की तरह दिखती हैं। नंबर 1, इस पेंटिंग के बारे में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मोनालिसा कौन थी। ये कौन औरत थी जिसकी तस्वीर दा विंची ने इस पेंटिंग में उतारी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इटालियन महिला लिसा जियोकोंडो थी। कुछ ये मानते हैं कि ये दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट है और दा विंची ने अपने आप को एक स्त्री के रूप में बनाया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पेंटिंग में दा विंची के स्टूडेंट सलाई की तस्वीर छिपी है। ये भी कहा जाता है कि शायद दा विंची ने ये अपने सीक्रेट लवर की तस्वीर बनाई है। इसके अलावा भी मोनालिसा की आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे अनुमान लगाए गए हैं।
लेकिन सच क्या है? ये जानने के लिए हम हिस्ट्री में 500 साल पीछे दा विंची के टाइम में चलते हैं। मोनालिसा के बारे में सबसे पुरानी जानकारी दा विंची की स्टूडेंट सलाई के निजी पत्रों से मिलती है। सलाई ने अपने पत्रों में लिखा है कि 1524 में उनके पास ला जियोकोंडा नाम की एक पेंटिंग थी जो दा विंची ने मरते वक्त उनको सौंपी थी। सलाई के पत्रों में मोनालिसा नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि सलाई अपने पत्रों में जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो मोनालिसा ही थी? 1550 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन जॉर्जियो वसारी ने दा विंची की बायोग्राफी लिखी थी। उसी बायोग्राफी में हमें सबसे पहली बार मोनालिसा ये नाम सुनने को मिलता है। वसारी ने लिखा है कि दा विंची ने फ्लोरेंस के एक व्यक्ति फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ मोनालिसा का चित्र बनाया था। इटालियन भाषा में मोना का मतलब मैडम और माय लेडी होता है। तो यहाँ वसारी कह रहे हैं कि दा विंची ने फ्रांचेस्को की वाइफ मैडम लीसा की पेंटिंग बनाई थी। अब बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं कि वसारी की बातों पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसारी ने दा विंची की जो बायोग्राफी लिखी थी वो दा विंची के मरने के 31 साल बाद लिखी थी। तो हो सकता है कि वसारी के पास इस पेंटिंग के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो। 2005 में जर्मनी के हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने एक 500 साल पुरानी किताब के अंदर एक छोटा सा हैंड रिटन नोट खोज लिया। ये नोट 1503 में लियोनार्दो दा विंची के समय के ही एक व्यक्ति अगोस्तिनो वेस्पुची ने लिखा था। दरअसल इस किताब के जिस पेज के साइड में वेस्पुची ने ये नोट लिखा था, उस पेज में एक बहुत पुराने ग्रीक पेंटर अबेलिस का जिक्र आता है और वेस्पुची दा विंची को अबेलिस से कंपेयर करते हैं। इस नोट में उन्होंने लिखा है कि 1503 में लियोनार्दो दा विंची लीसा डेल जियोकोंडो नामक औरत की पेंटिंग बना रहे थे। सो यहाँ हमें ये कंफर्म हो जाता है कि फ्लोरेंस के व्यक्ति फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीसा डेल जियोकोंडो ही मोनालिसा थी और लियोनार्दो दा विंची इसी औरत का चित्र बना रहे थे। सो अब ये रहस्य तो सुलझ गया है कि मोनालिसा कौन थी। लेकिन पेरिस के लूवर म्यूजियम में जो ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग रखी है, जिसे सालों से हम मोनालिसा समझते आए हैं, क्या यही वास्तव में मोनालिसा है? नहीं, अभी कुछ ही साल पहले हमें एक ऐसी चीज़ मिली है जिसने एक और बड़ा रहस्य उजागर किया है। अगर आप ये रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं। और नए व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सब ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में।